कमरे में हल्के की ठंडा जैसी है, अच्छा लग रहा है ना। बाहर कितनी गर्मी है, तो जिंदगी में गर्मी भी ज़रूरी है हमारी शरीर के लिए। अगर गर्मी नहीं होगी तो हमारा शरीर जो है वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होना मतलब मुर्दा होना हो जाता है ना। जज्बात से ठंडे, मौसम से ठंडे, और जो गर्माहट है वो उसका अर्थ होता है तपिश, ऊर्जा। तो तपना जरूरी है जिंदगी में। तो सामाजिकता हमें मैं अपना उदाहरण देकर भी कह सकती हूँ कि सामाजिकता हमें जीना सिखा दूसरों। हम जितने भी अपने दुख में हो, अपने अवसाद में हो, लेकिन थिएटर रंगमंच एक ऐसी विधा है जो आपको समाज से सीधे सीधे जोड़ती है। तो चलिए, मैंने बहुत सारी बातें कही। आप बच्चे, मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसमें से कुछ न कुछ बात ज़रूर समझ में आएंगे। आज आप लोग ही प्रस्तुत करता है और आप लोग ही श्रोता है, और आप लोग ही रंगड्डा है। और ये रंगड्डा का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य जो आप सब जानते हैं, फिर भी दोहरा देती हूँ कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हम खुद को सिखाने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए कर रहे हैं। तो ये अंग्रेजी में कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एन एक्टर, प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजर। एक आयोजक तैयार हो रहा है, एक प्रस्तुतकर्ता तैयार हो रहा है, अभिनेता तैयार हो रहा है इस संगठन में। तो चलिए हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। आप और हम मिल के आज तीन व्यक्तित्व पर हम बातें सुनेंगे, और ऋषिकेश सुलभ साहब की नाटक पटोरी के कुछ अंशों को भी सुनेंगे। तो और मैं आगे की जीवन परिचय साहित्य परिचय आपको सुनाऊंगी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ। हिंदी में अपने समय के सबसे चर्चित कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक, व्यायावर, अध्यापक रहे हैं। बचपन में लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में कविता, बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। सन 1930 ईस्वी के अंत में पकड़ लिए गए और 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में कटे। 1936 से 37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। दिल्ली लौट गया 1951 में प्रकाशित हुआ। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अज्ञेय इस उपन्यास के यौन संबंधों को केंद्र में रखकर उसकी उन्मुक्त एवं विद्रोही प्रकृति का पूर्ण परिचय देते हैं। इसमें घटनाएं कम होती। इस उपन्यास में मुख्यतः 4 पात्र ही हैं: उमन, चंद्रमोहन, रेखा और गौरव। ये सभी पात्र अत्यंत संवेदनशील हैं। इनका आंतरिक जीवन सेक्स के चारों ओर ही चक्कर काटता रहता है, जिसका उद्घाटन बहुत बिंबों एवं प्रतीकों के माध्यम से तथा कभी-कभी रविंद्रनाथ ठाकुर, टी.एस. एलियट आदि की पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। अज्ञेय नदी के द्वीप में कोई भी भूमिका नहीं लिखते हैं। कहानीकार का मानना है कि कहानी पर विश्वास करो, कहानीकार पर नहीं। अज्ञेय के शब्दों में कहने को उपन्यासकार को जो कहता है वह उपन्यास से ही प्राप्त होना चाहिए। न सिर्फ होना चाहिए, उपन्यास सही हो ही सकता है। नहीं तो फिर उपन्यासकार ने वह कहाँ कही है। मैं क्यों मान लूं कि मेरा पाठक इतनी बुद्धि संपन्न नहीं होगा कि मेरी बात पहचान नहीं, बल्कि इतना आ गई। साजरा खातून जयदेव तनिजा साहब का परिचय देगी। नमस्कार सभी को। मैं उमा मैम को बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं भी
आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे कहने पर आएंगे। मैं डॉक्टर जयदेव तनेजा जी की जीवन परिचय प्रस्तुत करूँगी। डॉक्टर जयदेव तनेजा का जन्म 15 मार्च 1943 ईस्वी में पाकिस्तान के उकाड़ा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा MD, PhD दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई थी। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, आधुनिक हिंदी भारतीय नाटक एवं रंगमंच संबंधित 15 आलोचनात्मक पुस्तकें एवं बहुसंख्या नाटक लेख लिखे। समकालीन साहित्य परिचय में जयदेव तनेजा का नाम किसी औपचारिक परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण नाटककार, कथाकार एवं उपन्यासकार मोहन राकेश के तो जयदेव तनेजा एक सर्वमान्य विशेषक के रूप में जाने जाते हैं। जयदेव तनेजा की मोहन राकेश संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशित कृतियां हैं। लहरों के राजहंस, विवेक आयाम, मोहन राकेश रंगशिल्प और प्रदर्शक। मोहन राकेश रचनावली 13 खंड है। जयदेव तनेजा की प्रकाशित कृतियां मोहन राकेश अधूरे रिश्तों की पूरी दास्तान निर्देशक एक बड़े अभाव की पूर्ति करते हैं। जयदेव तनेजा ने मोहन राकेश को केवल इतना ही कहते थे, आओ प्यार करें, बिना ये जाने कि प्यार क्या है। उनके लिए प्यार कोई सीखने की चीज नहीं, करने की कला है। क्या बात है। वास्तव में जयदेव तनेजा की प्रकाशित पुस्तकें मोहन राकेश अधूरे रिश्तों की पूरी दास्तां में जीवन, संस्मरण, इतिहास, आत्मलोचन और किसी हद तक नाटक एवं कथा आदि विधाओं के भी कई तत्व शामिल हैं। उन्होंने शहरों के यह पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगकर्म के सम्मोहक है। मैं जयदेव तनेजा द्वारा लिखित आलेख पढ़ने जा रही हूँ। हिंदी के तीव्र नाट्य अनुभूति देने वाले अच्छे राजनीतिक व्यंग्य नाटकों की कमी ही संभवतः वह मूल कारण है कि विगत एक दशक से ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग रंगकर्मियों, दर्शकों और पाठकों को समान रूप से आकर्षित और प्रभावित करता रहा है। शुतुरमुर्ग एक व्यंग्य प्रधान प्रयोगवादी नाटक है। सत्ता के सम्मोहन और उसके खोखले किंतु चालाक चरित्र की विडंबना का नाटकीय उद्घाटन ही यहाँ रचनाकार का उद्देश्य है। सूत्रधार के आह्वान पर राजा के साथ साथ उसके अनुभवों के मध्य से होकर यात्रा करना अपने आप में एक तकलीफ दे तीव्र, उत्तेजक और रोचक अनुभव है। शुतुरनगरी का राजा मानव स्वभाव से बहुत दूर तक धसी हुई पलायनवादी शुतुरमुर्ग की प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह जानता और पहचानता है, क्योंकि वह स्वयं एक सचेतन शुतुरमुर्ग है। अपनी शक्ति, सत्ता और व्यक्तिगत स्वार्थों की रक्षा के लिए वह अपने इस ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करता है। सोने की शुतुर प्रतिमा के निर्माण और उसके स्वर्ण छत्र की स्थापना जैसे महान कार्य के बहाने से वह अपने मंत्रियों को निरंतर अधिक से अधिक स्वर्ण मुद्राओं का दान देकर भ्रष्ट करता है और अपने सिंहासन तथा वर्तमान की रक्षा के लिए उन्हें भोग विलास में डुबोए रखता है। राजा अपनी कूटनीति से विरोधी दल को सुबोधीलाल में रूपांतरित करके उसे मासूली राम यानी व्यापक जन सुविधाओं को काट कर व्यवस्था की बड़ी मशीन को एक सामान्य से पूंजी में बदल देता है। परंतु मामूली राम बदली हुई परिस्थितियों की सूचना देता है और अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं तथा स्वार्थों के कारण प्रजा से जुड़ने वाले ये तमाम मंत्रीगण तथा कथित देश हित में स्वयं सत्ता संभाल लेते हैं और विवश राजा उन्हें अपने वंशज होने का वरदान या अभिशाप देकर मन से हट जाता है। संरचना शिल्प की दृष्टि से यह नाटक विविध रंग रूढ़ियों की प्रयोगधर्मी रचना है। नाटककार ने इसमें भारतीय शास्त्रीय नाट्य रूढ़ियों के साथ साथ विदेशी रंग रूढ़ियों के सम्मिश्रण से एक ऐसा अभिनव शिल्प प्रयोग किया है जो प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से स्टाइलिश, रियलिस्टिक और मिश्रित शैलियों में समान रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है। स्वयं नाटक ऋषिकेश सुलभ जी का साहित्य परिचय देने वाली हूँ। ऋषिकेश सुलभ जी का जन्म 15 फरवरी 1955 को भारत में बिहार के लहजी नामक एक छोटे
गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई इनकी। लहजी के माहौल और रंगमंच से जुड़ाव ने आरंभ से ही रंगमंच की ओर इनका ध्यान आकर्षित किया। इनके पिता स्वतंत्र सेनानी श्री रमाशंकर श्रीवास्तव उनकी आदेश की शिक्षा हेतु उनको लेकर पटना चले आए। हिंदी से स्नातक होने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्रारंभ की, किंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने 1 साल की पढ़ाई के बाद अध्ययन स्थगित कर दिया। जीविकोपार्जन करते हुए भी रचनात्मक को जीवित रखने हेतु इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का पदभार भी संभाल लिया। 26 अप्रैल 1982 को 28 वर्ष की उम्र में इनकी नियमित पाठिका मीनू जी से इनका विवाह संपन्न हुआ। उस समय मीनू जी अपने ग्राम माधवपुर, जिला चंपारण, बिहार, भारत की इकलौती स्नातक महिला थी। इनके जीवन पर, इनके साहित्य सृजन पर इनके पिता जो कि स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, इनका गहरा प्रभाव असर पड़ा इन पर, सुलभ जी पर। इन्होंने अक्सर अपने व्यक्तित्व की सहजता और उसमें निहित समानुभूति को श्रेय दिया अपने पिता को। सुलभ जी के पिता ने इन पर असाधारण हद तक विश्वास किया और पूरी स्वतंत्रता दी। पिछले 30 वर्षों से सुलभ जी ने साहित्य सृजन के अलावा अनेक सांस्कृतिक आंदोलनों में भी भाग लिया है। उनकी कहानियां तमाम पत्रिकाओं में छपी है। तैयार करने का है कि भूख पर एक वो रिपोर्ट तैयार करे कि राज्य में भूखमरी की समस्या है। तो रानी ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक भूख से मरता हुआ आदमी लेकर आओ। तो 2 मंत्री जाते हैं, भूख से मरता हुआ आदमी लेकर आते हैं। रानी देखी बोलती है कि ये जिंदा की मरा हुआ है, तो बोला कि जिंदा है। अब वो उस पर लेख लिखना, तो क्या करती है, उसके पास जाती है, कहती है मनुष्य उठो उठो उठो। ये उठ गया, अब लिख रही है, उठ गया। कुछ बोलो बोलो बोलो। वहां पे रोटी बोला, रोटी लिख दी ऐसे। वो लिख रही है और ऊपर से टाइपराइटर से ऊपर से एकदम पेपर गिर रहा है, रूलर, यानी डायरेक्टर ने दिखाया कि पन्ने में पन्ने भरे जाने। फिर रानी कहती है उठो, खड़े हो जाओ, मेरे पास आओ, और पास, और बस जाओ और जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, मर जाओ। त्रासदी है कि वो आदमी से कहती कि उठो, बोलो, लेट जाओ, मर जाओ, और वो आदमी मर गया। और फिर रानी ने जो आलेख तैयार किया, रानी ने कहा कि भूख मानसिक बीमारी है। ये है इस नाटक का सबसे अलग, ये इस नाटक का सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं व्यंग, कि भूख जो वो पेट को नहीं लगता है, वो मानस को, मन को लगता है, और ये मानसिक बीमारी है। यानी इस राज्य में भूखमरी नहीं है। और इस नाटक में राजा शुतुरमुर्ग बना रहा है, 24 साल हो गए। अब वो शुतुरमुर्ग के बनने के बाद बोलते हैं कि इसको तोड़ दो, क्योंकि अभी अपशगुन है। तो बनवाने में जितना पैसा लगा, अब तोड़वाने में उतना ही पैसा लगेगा। ये इस तरह का एक राजनीतिक व्यंग है। पढ़िए आप लोग। क्योंकि प्रियंका आगे इसलिए बता रही है कि इस कार्यक्रम का संचालन वहाँ लिखा हुआ है, प्रियंका सिंह को करना था। तो ये नालायक लड़की देर से पहुंची और उसका कार्यभार मैं संभाल कर दी थी, तो इसका मुआवजा वो मुझे देगी। और तो चूंकि अभी आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जी आप आगे बढ़ें। बटोही नाटक में स्त्री अस्मिता का प्रश्न। ऋषिकेश सुलभ द्वारा रचित नाटक बटोही स्त्री अस्मिता के प्रश्न को रेखांकित करता है।
ये नाटक भिखारी ठाकुर पर आधारित है। भिखारी ठाकुर अपने जीवन में कई स्त्रियों से परिचित थे जो उनके समाज में भी पली बड़ी थी। गांव में जब पति अपनी पत्नी को छोड़कर गांव से बाहर किसी दूसरे राज्य में कमाने के उद्देश्य से बाहर चले जाते हैं तो उन स्त्रियों की दशा को इस नाटक में दर्शाया गया है। पति की मृत्यु के बाद स्त्री के केश तक काट दिया जाता था, तब ये स्त्री बिलखती है। ये नाटक उन बिलखती स्त्री की तरफ से प्रश्न करता है कि स्त्री का क्या दोष है, पर स्त्री का वजूद केवल उसके पुरुष के रहने पर ही क्यों आका जा सकता है। बटोही नाटक में भिखारी ठाकुर की रचनात्मकता को केंद्र में रखा गया है। भिखारी ठाकुर किन परिस्थितियों में मजबूर होकर लिखना शुरू किए उसे ये नाटक दर्शाता है। भिखारी ठाकुर का एकदम हमारा मन का काम किए हो भिखारी। अरे अपना धरती को छोड़कर जीना भी कोनो जीना है। अरे अपना धरती का कोनो ऋण है कि नहीं? सबका गुजर बसर हुए रहा है, जैसे सबका वैसे हमारा तुम्हारा। हाँ बस ये था कि वो लड़का हो जाता है तो भगवान को पूरा। पर बाबू साहब बिना देश परदेश घूमे आंख होती है। घुमा के बेग में फेंक रह जाता है आदमी। फिर इतना बड़ा परिवार, ना कोनो खेती बाड़ी ना कोनो रोजगार, गाड़ी बाल नेक चार से एतराज है हमको, पर कदर ना स्टेशन कुतुबपुर से ज्यादा मन मलजाज था वहाँ। कोनो बात की तकलीफ न थी, सब मिला वहाँ, जनाना बाल बच्चा सब मिला, नारायण करते रहे। हम जानते हैं भिखारी, पूरा नहीं भी तो तनी मनी समझते हैं तुमको, तुम्हारा मन को। ये जो पगली हवा है ना, ये तुम्हारा जिंदगी का रथ है। एकरा में तुमको सवार होना है और सवार होके ये दुनिया ये समाज से अपना हक वसूलना है। बहुत कठिन है बाबू साहब। कठिन तो है, हम जानते हैं अधिकारी। देखो हम राजपूत हैं, फिर भी नहन जाति में पैदा होने का दुखता होता है। बहुत अच्छा ये दर्द जिन्हें नहीं देता, कलेजे में बम गोली की तरह फटता रहता है भीतर ही भीतर। तुम तो कुतुबपुर आकर परदेसी हो गए। दिया का तेल बाती सब जल जाता है तुम्हारी राह निहारते निहारते। का करे बाप भाई सब द्वार पर आंगन में माई छोटे भाई की जनाना, सबकी छाती पर पाँव रखकर पार कराए। ना हम ऐसा ना कहते हैं, उनके आप माई कहती है कि पंछी है मेरा बबुआ। पंछी हो और उड़ नहीं सकते, कैसे पंछी हो जी? बिना पंख वाले पंछी हम, जब जब उड़ते हैं तो ना कोई मरोड़ देता है पंख, नोच ले जाता है। हम तो कभी ना नोचे हैं तुम्हारा पंख। तुम तो नहीं कह रहे। दूसरे की हम क्या जाने, हमको दूसरे से गालो गरज ना है। हम तो बस अपनी बात जानते हैं कि जब से आए हैं कुतुबपुर तुम्हारी राह देखते देखते पियर आ गए हैं। एक तो आते नहीं, दूसरे आते भी वो तो चोरी के मरद जैसे। लगता ही ना है अपनी पियाता के पास आए हो। तुम्हारा कलेजा कांपता रहता है कि कौनो आदमी देख ना ले। लगता है दूसरे की जनाना के घर में घुसे हो। अब जिस घर में सास ससुर हो, भरा भरा परिवार हो, वहाँ अपनी मन मर्जी तो ना चलेगी। तो देखना कौन? अरे हम है कमला। कमला बबनी, आप यहाँ कैसे आ गए? हमको बुलवा लेती, हम हाजिर हो जाते। तुम तो कुतुबपुर छोड़ के जाने कहाँ भटकते रहते हो। कमल दिशा में खोजे तुमको। गांव छोड़कर गए लौटे, फिर परदेश गए। तुमको परदेश से लौटे भी जमाना हो गया, पर एक दिन भी ना आए। अच्छा ठीक है। मानपुर वाली पूछ रही थी आपके बारे में। पूछ रही थी? यही हाल समाचार। पिछले बरस कुतुबपुर गई थी तो आई थी मिलने। बहुत सुंदर है, पर हमारे आंगनबाड़ी वाली फौजी से कम। आप बहुत कम आती है कुतुबपुर। हाँ, बाबूजी थे तब तक नहीं था। भाई भौजाई किसका होता है? बिन भाई भौजाई के नेवर सूना लगता है। और कहो तुम भी तो खोज खबर ना लेते हो। कमला बबन साहस ना होता है। चाहते
यही जग का रीत है। और अब क्या करोगी दर्पण में अपना चेहरा निहार के? हम ध्यान नहीं देंगे, पर अपनी मां का केस नहीं देंगे। चुप, बैठो चुपचाप। चिल्ला चिल्ला कर सारा गांव जवार मन जोड़ो। परम फूट गए तो माता का सिंगार रख के क्या करोगी? बैठो। हराम बाहर बैठा है, चुपचाप के सटा लेना। बुझी? भिखारी भैया, ए भिखारी भैया, भैया। कहा हो बुचिया? का है? उठो भैया उठो, माथा का केस काट दो, सबके सुधार दो भैया। कहे बुचिया? कौन कारण आप सिलवा रही हो? हमारे स्वामी जी गुजर गए हैं भैया। हे ना बुचिया ना, हमसे नहीं होगा। हम ना काटेंगे तुम्हारा बाल। पाँव तुम रंगे तो माँ का केस कौन उतारेगा? जिस हाथ से पांव रंगे उसी हाथ से कैसे उतारेंगे हाथ का केस? उतारना तो पड़ेगा भैया। बाबूजी कहते हैं यह जग की रीत है। ना बुचिया ना, हमसे ना होगा। हमारा कलेजा फट जाएगा ही बुचिया। हमारे पास हाथ कौवा है कि तुम्हारा केस उतारे। देखो, अरे देखो कौवा है हाथ। अरे लुल है हम, लुल। इस प्रकार आपने देखा कि भिखारी ठाकुर कह रहे कि हम लुल है, अर्थात उनका हाथ नहीं है जिसको काट पाएंगे। उनके हाथ है लेकिन इस तरह नहीं कि वो किसी स्त्री के बाल को काटे। तो स्त्री के उस दर्द को उन्होंने समझा है और उसे उकेरा है। इस तरह भिखारी ठाकुर का पूरा नाटक संसार स्त्री अस्मिता के प्रश्न को केंद्र में रखकर लिखे थे। भिखारी ठाकुर ने नाई होकर स्त्रियों के पैर रखे, लेकिन नाटककार भिखारी ठाकुर बनकर अपने समाज के स्त्री जीवन को रंगने का प्रयास किया है। भिखारी ठाकुर भारत माता की स्वतंत्रता को समुची स्त्री की मुक्ति के रूप में देखते। इस संदर्भ में लिखा भी गया है, रोजगार के लिए परदेश गए लोगों की छूट गई स्त्रियों और धन के लालच में ब्याह के नाम पर पुरुषों के हाथ बेच दी गई स्त्रियों के जीवन की मुक्ति को भिखारी ठाकुर भारत माता की मुक्ति के रूप में देखते हैं। लागल जब मोहियात जोहिया लगाई कर आईली विदेशिया औही बटोहिया लागल जब मोहियात जोहिया लगाई कर आईली विदेशिया औही बटोहिया। कमल, कमला बबुनी, आप भी विदेशिया गा रही है? जब सकल जहान गा रहा है तो हम ना गा सकते हैं? ना ना, ऐसी बात ना, सब तो आप ही का है। साच? साच, साच बबुनी साच। इसमें भिखारी का कुछ नहीं, सब आपका है। तो मानपुर वाली, अमदाड़ी वाली, तिवारी बहू, मोती बहू, किसका किसका नाम गिनवा? भिखारी, हमारा गोड़ नहीं रंगोगे? रंगेंगे बबुनी, जरूर रंगेंगे, पर रंग से ना रंगेंगे, अपने सबद से रंगेंगे आपका गोड़। आपका गोड़ रंगेंगे अपने बोल से, अपने गीत से। बबुनी, आप जैसी हर औरत का गोड़ रंगेंगे हम अपने खेला से। गांव गांव घूमेंगे हम, देश देश घूमेंगे, सारी जिंदगी रंगेंगे हम, सारी जिंदगी। ना कमल, ना कुमुदिनी, ना पोखर जलपात, बादल बने जब सबद बरसी है, भीगे धरती घाट। सुख दुख रजबो, घर घर नजबो, ना कोनो लाज। खेल तमाशा करम धर्म है, कविताई दिन रात। नाम भिखारी, गांव को दुख, नाई हमरी जात।